हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के बारे में, जिसे हम इंटीजर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संख्याओं का इम्पोर्टेंस या उपयोग गणित में। जिस तरीके से हम जानते हैं कि इंग्लिश में हम ABCD के बिना इंग्लिश नहीं सीख सकते, हिंदी में आ ई क ख ग के बिना हम हिंदी नहीं सीख सकते, उसी तरीके से हम गणित को अंकों के बिना नहीं समझ सकते या सीख सकते, क्योंकि अंक गणित के प्राण होते हैं। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम शुरू में स्टार्ट करते हैं ये जानना कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में एक आगे शून्य भी जोड़ दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कर दें, तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। एक और तरह की संख्याएं होती हैं -1, -2, -3, इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं। तो अगर हम इन तीनों तरीके की संख्याओं को एक साथ लें, अर्थात प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं, तो इन तीनों संख्याओं का जो एक समूह बनता है वो होता है पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक होता है 0 पॉजिटिव के अंदर, यानी कि धनात्मक के अंदर 1, 2, 3, 4 और ऋणात्मक में अंदर -1, 2, 3, 4। तो इन सब संख्याओं का एक साथ समूह जब लिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें इन संख्याओं को प्रदर्शित करना हो तो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हम एक लाइन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के बिल्कुल बीचों बीच में होता है शून्य। सीधे हाथ की ओर यानी राइट हैंड की तरफ आपके होती हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि धनात्मक संख्याएं, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं आपकी ऋणात्मक या नेगेटिव संख्याएं। आपके सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ ये धनात्मक संख्याएं जाती हैं अनंत तक धनात्मक में, और बाईं तरफ जाती हैं अनंत तक माइनस अनंत तक, अर्थात नेगेटिव के अंदर। तो ये संख्या रेखा के अंदर गणित की सारी संख्याएं जो होती हैं वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं पे प्रदर्शित की जा सकती हैं। परंतु क्योंकि अभी हम नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स यानी कि पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हम इस संख्या रेखा का यूज केवल पूर्णांकों को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। अब हम जानते हैं कुछ गणितीय संक्रियाओं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। हम जानते हैं गणित में 4 महत्वपूर्ण संक्रियाएं होती हैं। प्लस यानी कि जोड़, माइनस मतलब घटाना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, और डिवीजन यानी कि भाग देना। सबसे पहले हम जोड़ और घटाने को समझते हैं इन पूर्णांकों के संदर्भ में। तो मैं इसके लिए केवल 2 संख्याओं का यूज करूंगा, एक 5 और एक 8 का। पहले मैं करता हूं 5 + 8, यानी कि 5 और 8 दोनों पॉजिटिव में हैं। दूसरा 5 - 8, यानी कि 5 धनात्मक में है और 8 ऋणात्मक में है। तीसरा -5 + 8, यानी कि 5 नेगेटिव में और 8 पॉजिटिव में है। और चौथा -5 - 8, यानी कि दोनों 5 और 8 ऋणात्मक में हैं। अब हम देखते हैं कि इनका आंसर यानी कि इनका उत्तर क्या आता है। 5 और 8 सबसे सिंपल है, आपको पता है 5 और 8 का आंसर क्या आएगा। जब आप 5 को और 8 को जोड़ोगे 5 + 8 13 हो जाता है। बहुत सिंपल है। लेकिन अब जाते हैं सेकंड नंबर पे, 5 और 8। इसमें क्योंकि 5 का चिन्ह है पॉजिटिव और 8 का है नेगेटिव, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा उसका चिन्ह होगा बड़े वाली संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या क्या है? 8। तो आंसर आएगा माइनस में, और नंबर में आएगा 5 और 8 को घटाने से जो नंबर बनता है, यानी कि 3। तीसरा है -5 + 8। अब इसके अंदर हमें फिर देखना है कि 5 एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है।
तो चिन्ह आएगा बड़े वाले नंबर का यानी कि 8 का, और दोनों में आपस में घटाव होगा यानी कि आंसर होगा 3। आखिरी है 5 और 8, -5 -8 दोनों नेगेटिव के अंदर हैं, तो चिन्ह वापस से आएगा नेगेटिव नंबर का, और इन दोनों के क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं तो दोनों का जोड़ हो जाएगा और आंसर आएगा -13। चलिए वापस से समझते हैं इसको। 5 और 8 दो नंबर का योग किया, दोनों के चिन्ह बराबर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन भी आएगा जो दोनों का समान साइन है यानी कि +13 या केवल 13। दूसरा 5 - 8 चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों के अंदर योग नहीं होगा, घटाव होगा, तो 5 और 8 का घटाव होता है 3। चिन्ह आएगा बड़े वाले नंबर का यानी कि 8 के आगे लगे नंबर 8 के आगे लगे हुए चिन्ह का माइनस। तीसरा -5 + 8 वापस से दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए दोनों का घटाव होगा, 8 और 5 का घटाव 3, और चिन्ह आएगा जो बड़े नंबर का है यानी कि 8 के आगे लगे हुए चिन्ह प्लस का। 5 -5 -8 दोनों के चिन्ह नेगेटिव में है इसलिए दोनों का जोड़ होगा, तो दोनों का जोड़ होके 8 और 5 का योग होके आएगा 13, और चिन्ह लगेगा जो दोनों के आगे चिन्ह लगा हुआ है यानी माइनस का। तो अगर किसी भी दो संख्याओं में अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो दोनों का योग होता है और आंसर का चिन्ह वही होता है जो कि दोनों नंबरों का चिन्ह है। लेकिन अगर दो नंबरों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उन दोनों के नंबर का घटाव होता है और चिन्ह आता है बड़े नंबर का, यानी कि पहले और चौथे में जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो दोनों का योग हुआ 8 और 5 का, आंसर आया 13, और चिन्ह लगा जो संख्याओं का चिन्ह है। पहले वाले क्वेश्चन में चिन्ह है पॉजिटिव का तो आंसर आया +13, लास्ट वाले में चिन्ह है नेगेटिव का तो आंसर आया -13। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं जैसा कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, तो दोनों का घटाव होगा, 5 और 5 -8 हो या -5 + 8 हो, दोनों ही में 5 और 8 का घटाव होगा। घटाव आने से आंसर आएगा 3, और चिन्ह आएगा जो बड़े संख्या का चिन्ह होगा, जैसे कि सेकंड में 8 के आगे का चिन्ह नेगेटिव है और बड़ी संख्या है तो आंसर आया -3। तीसरे के अंदर भी 8 ही बड़ा नंबर है और उसके आगे का चिन्ह प्लस है तो आंसर आया +3। अब हम पूर्णांकों में दो और विषयों की बात करते हैं, एक होता है योग प्रतिलोम और एक होता है योग तत्समक। सबसे पहले योग प्रतिलोम, इसको समझने के लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा अपने उन्हीं संख्याओं का जिन्हें हम बोलते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जैसे कि अपन ने 6 लिया और एक -6 लिया, तो 6 और -6 अगर अपन इन दोनों का आपस में योग करेंगे जैसे कि 6 + -6 तो आंसर कितना हो जाएगा 0। 2 + -2 अगर इन दोनों का योग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 0। 8 - 8 8 + -8, इसको अपन 8 + -8 को 8 - 8 भी कर सकते हैं, आंसर वापस से होगा 0। तो किसी भी संख्या का प्रतिलोम क्या होता है, वो खुद ही संख्या जिसका कि चिन्ह चेंज हो जाए, यानी कि 6 का प्रतिलोम होगा -6, 2 का प्रतिलोम होगा -2, 8 का प्रतिलोम होगा -8। अगर अपन ने संख्या ही ऋणात्मक ली हुई हो जैसे कि -2, तो -2 का प्रतिलोम हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि अगर हम -2 के अंदर 2 का योग करेंगे तो आंसर फिर से आएगा 0, यानी कि किसी भी संख्या का प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको कि उसके अंदर जोड़ देने पे आंसर 0 आता हो, तो वो संख्या हो जाती है प्रतिलोम संख्या। अर्थात 6 की -6 और -6 की प्रतिलोम 6, 2 का प्रतिलोम -2 और -2 का प्रतिलोम 2। अब अपन बात करते हैं 0 की। अपन ने पता किया था अभी कि 0 संख्या रेखा पे सबसे मध्य क्या संख्या होता है। अब अगर अपन किसी भी संख्या के साथ में अगर 0 का योग करें तो आंसर क्या रहेगा, वही संख्या 2, यानी कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर अपन 5 के अंदर अगर 0 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या रहेगा 5। 12 के अंदर अगर अपन 0 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 12। अगर अपन किसी ऋणात्मक संख्या को भी लें जैसे कि -8 और इसके अंदर अगर 0 को जोड़ें
तो आंसर क्या रहेगा? -8। यानी कि शून्य को अपन किसी भी संख्या के साथ जोड़ें, उस संख्या का मान वैसा का वैसा ही रहता है, यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए शून्य वो संख्या है जिससे कि किसी भी संख्या को में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर शून्य का उसमें योग कर दिया जाए तो इसलिए इस नंबर को बोलते हैं योग तत्समक। यानी शून्य वो संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तब भी उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना। अब हम इन पूर्णांकों के अंदर दो और गणित संक्रियाओं को समझते हैं। पहली गुणा और दूसरी भाग। हम पहले ही योग और घटाने को समझ चुके हैं। अब गुणा और भाग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी मैंने दो संख्या ली हैं गुणा में, एक 4 और एक 3, और हम इसके जितने भी तरीके के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के, वो सब बना लिए। पहले जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें 4 और 3 दोनों धनात्मक हैं। आंसर कितना आएगा? 4 गुणा 3, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, आंसर भी आएगा धनात्मक। प्लस और 4 इंटू 3 12। दूसरा 4 गुणा -3, एक हमारा संख्या पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो जब एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में होती है तो आंसर आएगा नेगेटिव में, और आंसर 4 इंटू 3 -12। तीसरा इसमें 4 माइनस में है और 3 पॉजिटिव में है, वापिस से एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, आंसर नेगेटिव में होगा और नंबर आएगा 4 इंटू 3 12। आखिरी में -4 गुणा -3, दोनों संख्याएं ऋणात्मक में है, नेगेटिव में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 4 इंटू 3 12। जब अपन ने किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया हुआ होता है, इसका मतलब वो प्लस होता है। तो इन चारों को हम वापस से एक तरीके से समझ सकते हैं। अगर दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो आंसर होगा प्लस में। एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है तो आपका आंसर होगा माइनस में। फिर पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो भी गुणा का आंसर होगा माइनस में। और अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक यानी कि माइनस हैं तो आपका आंसर होगा प्लस में। यानी कि अगर दो जब संख्याओं का अपन गुणा करते हैं तो अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक ही है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। और अगर दो संख्याओं में एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, चाहे पहले वाली या दूसरी वाली कोई से भी ऋणात्मक हो, बस दोनों संख्याओं का अगर चिन्ह अलग अलग हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो उनके गुणा का जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक होगा। अब हम सीखते हैं भाग के विषय में। यहाँ पे भी मैंने दो ही संख्याएं ली हैं, 8 और 2। तो मैंने पहली बार भाग दिया है 8 का 2 के साथ में, दोनों धनात्मक हैं। दूसरे में 8 और -2 का, तीसरे में -8 और 2 का, और चौथे में -8 और -2 का। तो पहले वाले नंबर को देखते हैं। इसमें 8 और 2 दोनों धनात्मक में हैं, आंसर आएगा धनात्मक में 4। दूसरे में 8 को मैंने भाग दिया है -2 के साथ। इसमें एक नंबर धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, आंसर आएगा नेगेटिव ऋणात्मक में -4। तीसरे में ऊपर वाली संख्या 8 माइनस में है और नीचे वाली संख्या 2 पॉजिटिव है, आंसर आएगा वापस से माइनस में 4, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आखिरी नंबर है -8 डिवाइड बाय -2। दोनों संख्याएं ऋणात्मक में है तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे और आंसर आएगा 4। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर दोनों ऊपर और नीचे की संख्याएं पॉजिटिव में हो, आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऊपर और नीचे दोनों की संख्याएं अगर में से दोनों के चिन्ह अगर विपरीत हों, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में हो, आंसर आएगा नेगेटिव। तीसरे में भी ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर आएगा नेगेटिव में। आखिरी वाला नंबर जो था उसमें दोनों ऊपर और नीचे दोनों के नंबर नेगेटिव में है, आंसर आएगा पॉजिटिव में। यानी कि अपन गुणा और भाग के नियम को एक बार में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर गुणा और भाग दोनों के अंदर दोनों नंबर्स जिनका कि गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं
तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और अगर गुणा और भाग दोनों के नंबर्स के चिन्ह विपरीत होते हैं, यानी कि एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, तो आंसर दोनों में ऋणात्मक आता है। यानी कि चिन्ह अगर सेम होंगे तो गुणा और भाग दोनों पॉजिटिव में आएगा, और दोनों के चिन्ह अगर विपरीत होंगे, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो आंसर नेगेटिव यानी ऋणात्मक में आएगा।